अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मैं हूं मुनीब आसफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे और आज की सुबह का आगाज़ भी आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा। और जनाब ज़िंदगी में ना कहते हैं कि इंसान बहुत सी ख्वाहिशें करता है, न जाने किस किस से मिलना चाहता है या ज़िंदगी में किस किस को आइडियलाइज करता है और उसके जैसा बनना चाहता है। और इस सारे सफ़र में वो एक शख्स को भूल जाता है जो उसका अपना आप होता है। अगर वो किसी से नहीं मिलना चाहता या जिसे वो नहीं जानना चाहता तो वो उसकी अपनी ज़ात होती है। इसीलिए हमें किसी का भी ओरिजिनल सेल्फ देखने को नहीं मिलता है, ओरिजिनलिटी नहीं मिलती है। सब एक अजीबो गरीब सी मुलम्मा साजी का शिकार होते हैं। दरअसल ख़ुद को जानना और फिर उसे पूरे दिल के साथ अपना लेना ऑथेंटिसिटी होती है। इंसानी औसाफ में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और यही हमारा आज का मौजू भी है। लोग कामयाब तो हो जाते हैं मगर कामयाब लोगों में भी ऑथेंटिसिटी कम देखने को मिलती है। इसके पीछे जो वजह है ना वो ये है कि ख़ुद को पहचानना तो मुश्किल काम है ही है, लेकिन पहचानने के बाद कबूल करना वो भी अपनी तमाम तर अच्छाइयों और बुराइयों के साथ, उससे भी बहुत बड़ा काम है। आप ज़रा सोचें कि जनाब ये एक बहुत बड़ी ताकत है। ये वो ताकत है जो हमें सच और मुखलिस बनने पर मजबूर करती है, हमें मुखलिस बनाती है, हमें सच्चा बनाती है, दिखावे और मनफी खुराफात से हमें दूर रखती है। हम अपने ख़यालात, अपने जज्बात और अमल में यकसा हो जाते हैं और ख़ुद पर फिर हम लोग फ़ख्र भी महसूस करते हैं और इसी में हमारी इनफरादियत जो है ना वो भी नज़र आती है। इससे हर शख्स ख़ास बन जाता है। आपका अंदाज़े गुफ्तगू, आपके ख़यालात, आपके ख्वाब, ये सब चीज़ें आपकी ओरिजिनलिटी पर मुनहसर होती हैं और ओरिजिनलिटी दिखाती हैं। पर सवाल ये है कि हम क्यों इस मकाम पर नहीं पहुंचते हैं। वजह बहुत सिंपल है। कोई इतनी अकेले के बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं है। हम ख़ुद ही अपने आप को अहमियत नहीं देते हैं। सारी ज़िंदगी दूसरों की तवक्कुआत के पीछे भागते रहते हैं। कभी ख़ानदान की ख्वाहिशात, कभी दोस्तों का दबाव और कभी मुआशरती रिवायात, और फिर आखिर में इतना मौका ही नहीं मिलता कि हम अपनी असली शख्सियत को पहचान सकें। दूसरों को खुश करते करते हम अपनी शनाख्त मुकम्मल तौर पर खो देते हैं। हमें अपने आप को पता ही नहीं चलता है कि हम अपने आप को खुश कैसे कर सकते हैं। सोशल मीडिया की मिसाल ले लें कि कैसे हम इस गैर हकीकी दुनिया में अपना एक अलग ही वर्जन दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो हम बिल्कुल भी नहीं होते हैं, हम वो बन जाते हैं। ये सब हमारे दौर की बीमारियां हैं, इनको बीमारियां कहा जाता है। तो इनसे हमने बचना है और ख़ुद को जानने की कोशिश करनी है। फिर मान लें कि जनाब आप ये हैं और आप फ़लाँ सूरत हाल में ऐसे ही रहेंगे। जब आप ये जान लेते हैं ना और ये मान लेते हैं, अपने आप को कबूल कर लेते हैं हर हालत में, वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो चाहे आपकी बुराइयों का ग्राफ ज़्यादा हो या फिर अच्छाइयों का ग्राफ ज़्यादा हो, तो यकीन माने कि आपके बहुत से काम सीधे हो जाते हैं और यही शख्सी कामयाबी भी होती है। और तो ये जी जनाब आज की हमारी जो है नसीहत इसको कह लें या एक अच्छा टॉपिक जिसके साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, पैगाम आप इसको कह लें कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं जनाब। हम सब ना फ़िक्र मौश के लिए दिन भर कहीं ना कहीं भाग दौड़ कर रहे होते हैं। कारोबार हो या फिर सरकारी नौकरी हो या चाहे कहीं हम लोग प्राइवेट इदारे में नौकरी कर रहे हो। कामयाबी का जो पहला उसूल है वो है डिसिप्लिन। अगर ज़िंदगी में आपके नज़्म ज़ब्त है तो फिर सब कुछ ही है। आप तरक्की भी करेंगे, आप खूब सारा पैसा भी कमाएंगे। कामयाब और खुशहाल ज़िंदगी के लिए पेशा वराना तरबियत और जो अखलाकी उसूलों की पैरवी है ना वो नहायत ही ज़रूरी है। और ये ना सिर्फ हमारे हुनर को निखारती है बल्कि हमें अपने काम में भी एक्सपर्ट बनाती है। अब दूसरी जानिब ये है कि अखलाकी उसूल शख्सियत को आपकी स्ट्रॉन्ग करते हैं, बावकार बनाते हैं, मोतबर बनाते हैं। और किसी भी पेशे में कामयाबी सिर्फ महारत पर नहीं होती है बल्कि बहुत सारे दीगर अवामिल पर भी मुनहसर होती है। तो आज के प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि पेशा वराना दुनिया में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ये कि शख्सियत साजी पर भी
हमें जो है वो गौर करना चाहिए, तो हम इसके साथ साथ अपनी शख्सियत को भी किस तरह बेहतर कर सकते हैं प्रोफेशनली। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है काशिफ फराज साहब हैं, माहिर नफ्सियात हैं। काशिफ साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू, मैं ठीक ठाक हूँ। काशिफ साहब, आज हमने बात करनी कि पेशा वराना तरबियत कितनी ज़्यादा ज़रूरत है उसकी आज के दौर में, क्योंकि हर कोई या तो कारोबार करना चाहता है, या फिर वो सरकारी नौकरी ढूंढ रहा होता है, या फिर वो कोई प्राइवेट किसी सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में काम कर रहा होता है। लेकिन ये जो प्रोफेशनलिज्म है, ये होता क्या है और ज़रूरी क्या क्यों है अब हर किसी इंडिविजुअल के अंदर? जी मुनीबा, बहुत अच्छा टॉपिक आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम देते हैं जी, तरबियत नहीं देते। अच्छा, तरबियत हमें खुद हासिल करनी पड़ती है। ओके। अच्छा, आप किसी भी जगह पर काम कर रहे हैं, मदरसे में हैं, आप स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में, आपने एक डिग्री ले ली, अब आप चले गए फील्ड के अंदर। आपने नोट किया होगा कि हमारे एक दिन की ट्रेनिंग नहीं होती कहीं पर। बिल्कुल। और हमें पहले दिन चाक पकड़ा दिया जाता है, मार्कर पकड़ा दिया जाता है, हमने क्लास पढ़ानी है, कॉर्पोरेट सेक्टर में हमने मीटिंग करने जाना है, हाँ। या हमने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है। क्या हमें डिसीजन मेकिंग के लिए, क्या हमें मीटिंग के लिए, क्या हमें गुफ्तगू के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए क्या हमें तैयार किया गया है? तो इस वजह से पेशा वाराना तरबियत इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी ट्रेनिंग के बगैर आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। जो दुनिया की 500 कंपनीज को 500 फॉर्चून कहते हैं, यानी टॉप 500, उन कंपनियों के जो ट्रेनर हैं, चीफ ट्रेनर, उनका ये कहना है कि 95% टॉप की जो कंपनीज हैं वर्ल्ड की, उनकी कामयाबी का दारोमदार जो है वो उनकी ट्रेनिंग के ऊपर है। यानी कि उनके सीईओ को जितना अच्छा आपने ट्रेंड किया हुआ है, वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है नीचे तक। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैं क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे जा रहा है। अच्छा। अब क्या वजह है कि पब्लिक सेक्टर सिकुड़ता जा रहा है, और प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो वास्ट होता जा रहा है। हमने लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करने थे 2010 में, पहली लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन थी। मैं उसका इंचार्ज था पूरे पाकिस्तान का एज ए डिप्टी सेक्रेटरी। तो हमारा जिस कंपनी के साथ मुआहदा हुआ कि उनसे हमने खरीदने हैं, उनका प्रोफेशनलिज्म देखकर मुझे अपने डिपार्टमेंट पर शर्मिंदगी हो रही थी। अब वो बहुत बड़ी कंपनी थी, बहुत बड़े सेठ थे, नाम लेना मुनासिब नहीं उनकी कंपनी का और उनका। तो मैंने उनसे मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अच्छा। सिर्फ पूछना मैं ये चाहता था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। okay. तो खैर बड़े 2 माह बाद उनसे कराची में टाइम तय हुआ, मैं उनसे मिला। वो खरबपति आदमी, उनका 1-1 मिनट कीमती, उन्होंने कहा 5 मिनट जो है। मैंने कहा जस्ट नीड 2 मिनट्स। तो मेरा वही क्वेश्चन था जो आपने मुझसे किया। उन्होंने बड़ा कमाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा काशिफ साहब, मेरी कंपनी में जितना मैं इंपॉर्टेंट हूँ, इतना ही इंपॉर्टेंट मेरा चौकीदार, मेरा माली और मेरा नायब कासद है। Exactly, अगर मैं 1 मिनट लेट होता हूँ, मेरी कंपनी को 1 अरब का नुकसान होता है, लेकिन अगर मेरा चौकीदार 1 मिनट लेट गेट खोलता है, उतना ही नुकसान मुझे तब भी होता है। सो नीचे से लेकर ऊपर तक जब तक मैं एक तरह से प्रोफेशनलिज्म पैदा ना कर दूं उनके अंदर, कमिटमेंट जिसे हम कहते हैं ना, जॉब कमिटमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, तो बहुत ज़रूरी है पेशा वाराना तरबियत में हम लोगों को सिखाएं कि जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे करनी है। अच्छा, टैलेंट हम ले तो लेते हैं, मेरी बात आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी कंपनियां हैं, उसमें टैलेंट को हंट करने का बहुत बड़ा एक आपका मतलब चैनल है, आपने बेस्ट एंकर्स ले लिए, रिटेन क्यों नहीं होते हमसे? क्या वजह है कि साल 2 साल 3 साल के बाद दूसरे चैनल में चले जाते हैं? अब ये टैलेंट रिटेन करना भी पेशा वाराना तरबियत का हिस्सा है। टैलेंट को अपने पास रखना भी। एग्जैक्टली। पाकिस्तान में 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अच्छा, जिनमें से आज तक कोई एक बंदा भी छोड़कर जॉब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं गया, दोनों प्राइवेट सेक्टर में हैं। अच्छा। एक जिसका मैंने भी जिक्र किया, जिनसे हमने लैपटॉप लिए, एक फैसलाबाद में बहुत बड़ी मीटिंग की, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मैंने दोनों के सीईओ से पूछा कि सर आपकी कंपनी को छोड़कर क्यों नहीं जाता? कहते इसलिए कि मैंने उनसे कहा है कि कंपनी छोड़ने से पहले मालिक आपसे 1 मिनट की मुलाकात करना चाहेगा। अच्छा। उस 1 मिनट में वो पूछते हैं कि आप कंपनी क्यों छोड़ रहे हैं। सही। और फिर वो जो बात करते हैं वो उस कंपनी के मजाज और उस कंपनी के टेम्परामेंट, उस कंपनी के फाइनेंशियल के मुताबिक उसकी वो बात सुनकर उसका वो मसला हल करते हैं। दैट्स वाई टैलेंट रिटेन रहता है, ऑन करते हैं वो अपने बाकी मामलात को या अपने स्टाफ को या अपने लोगों को ऑन करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वजह से जो प्रोफेशनलिज्म है, या अच्छा अब आपने सवाल किया कि मतलब प्रोफेशनलिज्म आता ही टॉप टियर से। आप ये नहीं कह सकते कि टॉप पे ना हो और नीचे हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। आप ऊपर देखते हैं, जब आप देखते हैं आपका बॉस, आपका सीईओ, मसलन मैंने उनसे पूछा
कि सर आपके जो मुलाजमीन हैं आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं, क्या आप उनको बहुत पैसे देते हैं? वो हंस पड़े। कहने लगे काशिफ साहब पैसे मुझसे ज्यादा देने वाले लोग मौजूद हैं। बिल्कुल। कहते हैं जहां पर वो खाना खाते हैं मेरा मजदूर, वहीं मैं खाना खाता हूँ। जो 32 रुपए की चिकन की प्लेट मजदूर को मिलती है, उसी 32 रुपए की प्लेट मैं लेकर खाता हूँ। 2 रुपए की रोटी जो उनको मिलती है, वही 2 रुपए की रोटी मैं खाता हूँ। उसी टेबल पर बैठकर खाता हूँ जिस पर मेरा मजदूर खा। जब इस तरह से मालिक जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करेगा, इखलाकियात का ख्याल रखेगा, कमिटमेंट का ख्याल रखेगा, ओनरशिप देगा, रिगार्ड करेगा, रिस्पेक्ट का ख्याल रखेगा, तो कभी भी नहीं पॉसिबल कि कोई वहां से छोड़ कर जाए। अच्छा। अब आपका दूसरा हिस्सा था प्रोफेशनलिज्म होता क्या है। हाँ। देखिए जिस काम के लिए आपको हायर किया गया, अगर आप वही काम करते हैं, यू आर हाईली प्रोफेशनल। ओके। मसलन एक बंदा क्रिकेटर है, हाँ। अगर वो सिर्फ क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट के अलावा उसकी जिंदगी में और कुछ नहीं है, ही इज प्रोफेशनल क्रिकेटर। ओके। लेकिन अगर वो एडवर्टाइजमेंट में काम करता है, शाम को प्रोग्राम में करता है, रात को उसने होटल खोला हुआ है, सुबह को वो जाके जॉगिंग करवाता है, एक दिन वो शाम को जाके ट्रेनिंग करवा, he is not a professional। अच्छा, he is not a professional। आप एक एंकर हैं, आपका काम है एंकरिंग करना। अब आप एंकरिंग के साथ साथ आपने बुटीक भी खोला हो, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल एंकर। एंकर तो होंगी आप, सहाफी होंगी आप, प्रोफेशनल नहीं होगी। प्रोफेशनल का मतलब फिर आपके प्रोफेशन जो है वो अलग अलग हो गए ना, आपने 2-3 ऑप्ट फील कर ली। ठीक है। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है जिस काम के लिए आप हैं वही काम आप करें। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर इसलिए ऊपर जाता है, आपने नोट किया होगा, जो ही आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर साइन करते हैं कि मैं आपका एम्प्लॉय, अब कोई और जॉब नहीं आप कर सकते। यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। जबकि हमने देखा पब्लिक सेक्टर में हम सुबह दूध बेच रहे होते हैं, शाम को दही बेच रहे होते हैं, दोपहर को क्लर्की कर रहे होते हैं। हाउ कैन प्रोफेशनलिज्म कैन डेवलप? कभी नहीं डेवलप हो सकता इस तरह से। सो जब प्रोफेशनलिज्म हो जाए, अगली बात जो आपने की कि अब उस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि उसको ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग ऐसी हो जिसके अंदर इखलाकियात हो, जिसके अंदर दीनियात हो, जिसके अंदर एक मोरालिटी एंड एथिक्स का जो है ना पूरी तरह से लड़का लगा हो। ये नहीं कि आप समाज से, दीनियात से, मुआशरे से हटकर उनको ट्रेनिंग दें। ट्रेनिंग वो होती है जो आपके सोसाइटी के मुताबिक हो। हाँ, मतलब जो आपकी हकीकत हो ना, जो आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है, आप उसी के मुताबिक उसको ट्रेनिंग दो। ग्राउंड रियलिटी। हाँ, ग्राउंड रियलिटी को मद्देनजर रखते हुए आप किसी से बात करो या उसकी ट्रेनिंग करें। अपने मजहब से टूटकर, अपने मुआशरे, अपने समाज से टूटकर आप कोई ट्रेनिंग दे सकते। वो फिजिबल भी नहीं है और वो काम भी नहीं आएगी आपके आगे जाके। दूसरा मुझे बताइए कि इन सारे प्रोफेशनलिज्म में खुद से जो है ना दयानतदार होना या उससे ऑनेस्ट होना कितना ज्यादा जरूरी है? आपने वो सवाल किया जो 1450 साल पहले हमें हमारे दीन ने बताया, खातमुल नबीयीन रहमत कुनैन ने हमें बताया। जो बुनियादी बात उनकी लाइफ की में नजर आती है वो है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। जी। आप अंदाजा कीजिए कि 40 साल की उम्र में अभी नबूवत का ऐलान नहीं किया और आप एक पहाड़ के ऊपर खड़े होकर कहते हैं, ऐ मक्का वालों, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे कुफार की फौज तुम पे हमला करने आई, क्या तुम मान लोगे? वो कहते हैं हम मान लेंगे। पूछा क्यों? कहा आपने कभी झूठ नहीं बोला, आप सादिकुल अमीन हैं। अब ये है ऑनेस्टी, ये है इंटेग्रिटी कि जिस बात पर खड़े हो गए। सही। इतना जरूरी है कि जिसके बगैर इंसानी लाइफ, इंसानी दीन, इंसानी मुआशरा, इंसानी समाज मुकम्मल नहीं हो सकता। शेक्सपियर का एक जुमला बड़ा मशहूर है, उसने कहा वी डिसीव आवरसेल्व्स, हम लोग खुद फरेबी का शिकार हैं। जब आप खुद को धोखा दे सकते हैं तो आप दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकते हैं। अगर आप खुद के साथ इंसाफ करते हैं, इंटेग्रिटी करते हैं, दयानतदारी, रास्तगोई करते हैं, अब दुनिया में किसी के साथ भी बदगोई नहीं कर सकते। किसी के साथ भी आप बेईमान नहीं हो सकते। जो शख्स अपने साथ बेईमानी शुरू करता है वो दूसरों से शुरू करता है। सो चैरिटी बिगिंस एट होम। आपके घर से, आपसे शुरू होती है। आपकी शख्सियत के अंदर अगर वो रास्तगोई है, ईमानदारी है, अच्छाई है, भलाई है, पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है, एक रोशन पहलू देखने की एक आपके अंदर सीरत है और आपकी तरबियत है, तो पॉसिबल नहीं है कि आप दूसरों के अंदर अंधेरे देखें। आप हमेशा रोशनी बांटेंगे, रोशनी देखेंगे, आपको हर चीज, हर किसी का एक रोशन और पॉजिटिव जो ना पहलू सबका नजर आएगा और जो कि अच्छा होना भी चाहिए। अच्छा, दूसरा प्रोफेशनलिज्म की क्योंकि बात होती है, तो प्रोफेशनलिज्म में आपको पता है प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी। अगर मैं पूछूं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्रोफेशनलिज्म में सबसे बड़ा आपका दुश्मन कौन होता है, तो वो कौन होगा? प्रोक्रास्टिनेशन। अच्छा। आज का काम कल पे छोड़ना। अच्छा। जब हम ये सोचते हैं, लेजी हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, अपना काम, पब्लिक सेक्टर जैसे मैंने भी कहा क्यों पीछे है। पब्लिक सेक्टर में मैं ये सोचता हूँ कि 7 वाला अफसर काम कर लेगा, मेरी खैर है।
जो प्राइवेट सेक्टर है या प्रोफेशनलिज्म जिसको हम कहते हैं, उसमें आपको अपना काम करके आज जाना है। मुझे अपना डेस्क साफ करना है, मुझे अपनी ईमेल क्लियर करनी है, मुझे अपने मैसेज का जवाब देना है, मुझे आज का काम आज करना है। जब मैं अपने साथ मुखलस नहीं हूँ तो एक्चुअली मैं एक कंफर्ट जोन तख्लीक करता हूँ। हाँ। मैं उसके अंदर रहना पसंद करता हूँ क्योंकि मेरी आदत नहीं काम करने की। तो जब मैं काम नहीं करता तो मैं अपना काम दूसरों पे डाल देता हूँ या सोचता हूँ कि कर लूंगा। हाँ। मैं उनसे हमेशा एक सवाल पूछता हूँ जो मुझसे ये बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, उनसे कहता हूँ नो और नेवर। अगर अब नहीं करना तो कभी हो नहीं सकता पॉसिबल। खुद से पूछो। फिर ये है कि अगले लम्हे की जिंदगी का क्या आपको यकीन है क्या आ जाएगी? फिर इस लम्हे में जो मेरा काम है उसको क्यों अदा नहीं करता? खाल के कायनात को भी जवाब देना, यहाँ भी जवाब देना। अच्छा यहाँ तो मैं भूल जाऊँगा, हो सकता है कैमरे कहीं इस वक्त ना लगे हों, हो सकता है कि मेरा मालिक मुझे ना देख रहा हो। एक दुनिया का मालिक खाल के कायनात तो मुझे देख रहा है, उसके कैमरे तो कभी बंद नहीं होते, वहाँ ना लाइट जाती है ना उसके कैमरे ख़राब होते हैं। वो तो कहता है हाथ भी बोलेंगे, पाँव भी बोलेंगे, आंखें भी वहाँ जब आपसे पूछा जाएगा कि मैंने आपको एक काम दिया तो उसकी मैं आपको सैलरी देता था, हाँ। आपने वो काम पूरा क्यों नहीं किया? सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी उस सुस्तल वजूदी से, हाँ। मैं अक्सर कहता हूँ कि लोगों के बारे में कहा जाता है, लफ्ज़ बोलता है काहिल। मैं कहता हूँ पाकिस्तानी बहरुल काहिल है। अच्छा। यानी काहिल का भी कोई बहुत बड़ा समंदर है। आप किसी दफ्तर में जाकर देख लें, सुबह जाते ही चाय पियेंगे ऐसे लगता है घर से पीकर नहीं आए। 11 बजे इनको भूख लग जाएगी, लगता है नाश्ता करके नहीं आए। 1 बजे खाने के लिए भागेंगे, लगता है इन्होंने कभी जिंदगी में, अच्छा सारा दिन ये खाना खाते रहेंगे, चाय पीते रहेंगे, गप्पे मारते रहेंगे। अच्छा। और काम के लिए ये कहेंगे जी करते हैं और फिर कहेंगे अब कल करेंगे, छुट्टी हो गई है। अच्छा पीर और मंगल ऐसे गुजर जाते हैं, फिर बुध जुमेरात को कहेंगे यार पीर से शुरू करेंगे। अगले 2-3 दिन वो जुमे के इंतजार में, वो पीर नहीं कभी आई, वो कभी। ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका काहली जो है। इस कंफर्ट जोन को छोड़कर काम पर आना ये दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। ये उस वक्त आता है जब आप अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, अपनी स्पिरिट को उसके ऊपर आप एक बैन या उसके ऊपर आप एक बाउंड्री लगाते हैं कि तुम्हें खुद को तकलीफ देना है। मुनीबा कोई भी कामयाबी है, आप इस वक्त एक कामयाब एंकर हैं तो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ता है, आपको रात को प्रेपरेशन करनी पड़ती है, आपको टॉपिक देखने पड़ते हैं, आपको मेहमान देखने पड़ते हैं, आपको साइकोलॉजिस्ट पढ़नी पड़ती है, आपको कैमरा फेस कर, आपको मेकअप करना है, आपको पेन लेती हैं आप। दुनिया में कोई शख्स पेन लेके बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। जब हम पेन नहीं लेंगे, पेन क्या है कि मेरा नहीं दिल कर रहा सुबह उठने को, सर्दी है ठीक है हमें समझ आती है, लाफ में बड़े मजे में, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उस कंफर्ट जोन से निकले, या मैं आराम से बैठा हूं मजे से, मुझे को आगे फाइल देता है, मुझे गुस्सा आता है, पढ़ूंगा। इसी पेन के बदले में तो गेन है, दैट इज कॉल्ड पेन गेन। कि अगर आप दर्द लेते हैं, तकलीफ लेते हैं, तभी आप गेन मिलती है ना। जब आप गेन करते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन गेन करती है, उसी गेन में से वो आपको भी दे रही होती है, उसी को अपना बेनिफिट तो दोनों को होता है ना। बेनिफिट अच्छा उससे सिर्फ दोनों को नहीं होता, उससे आपकी कंट्री को बेनिफिट हो रहा होता है, उससे आपकी इकोनॉमी बढ़ रही होती है, उससे आपका दुनिया में नाम हो रहा होता है। सो एक एक शख्स का, जिसको इकबाल ने कहा ना कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो है, हर फर्द जो है वो मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है। अगर मैं ये सोचूं कि अकेला काशिफ क्या कर सकता है, तो जो काम मैं कर सकता हूँ वो कायनात में कोई और नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा इसलिए कि 7.5-8 अरब इंसानों में से मैं सबसे डिफरेंट हूँ। मैं इस 1-1.25 इंच में, ये जो जिसको थंब इंप्रेशन कहते हैं, दूसरे से नहीं मिलता। अगर मैं अपनी आंखों को इस तरह से लगाकर कहीं चेक कराऊं तो वो कहेंगे आपका रेटिना जो है वो 8 अरब इंसानों में डिफरेंट है। ये रेटिना इंसानी आंख से नजर नहीं आता। अगर खालिक ने मुझे 8 अरब इंसानों में मुख्तलिफ बनाया, इसका मतलब मेरा काम भी कोई डिफरेंट होगा जो कोई और नहीं कर सकता, उस परफेक्शन से जिस परफेक्शन से मैं कर सकता हूँ। अगर मैं डिफरेंट हूँ, अलग हूँ, लोहे जहाँ पे हरफे मुकर्रर नहीं हूँ, तो फिर मेरा काम कोई और कैसे करेगा? और अगर मेरा काम मुझे को करना है तो मुझे बेस्ट से बेस्ट करना चाहिए। मेरा कंपटीशन आपसे नहीं है, मेरा कंपटीशन अपने से है कि मैं पिछले दिन में कैसा था और अब मैं कैसा हूँ, पिछले लम्हे कैसा था, इस लम्हे में कैसा हूँ। तो ये बड़ा जरूरी है, ये लोगों को समझना, लोग नहीं समझते। प्रोफेशनलिज्म में एक दूसरे के साथ वो ना कह ले कि मुकाबलेबाजी करते हैं, बल्कि एक दूसरे के मुकाबलेबाजी होनी ही नहीं चाहिए। आपको अपने साथ मुकाबला करना चाहिए कि मैंने अपने आप को बीट करना है कि मैं पिछले लम्हे कैसा था और मैंने इस लम्हे कैसे बनना है, बेहतर होना है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो शख्सियत में आपका निखार होता है या फिर शख्सियत को एक्सप्लोर करना, खुद को एक्सप्लोर करना, वो कामयाबी की ज़ामन हो सकता है? देखिए सबसे पहले तो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है। अगर आपके अंदर पर्सनैलिटी या शख्सियत नहीं, अगर आपके अंदर अट्रैक्शन नहीं, अगर आपके अंदर बात करने की कम्युनिकेशन स्किल नहीं, अगर आपकी आंखों में, अगर आपके फेस एक्सप्रेशन में, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में दूसरे के लिए कुछ नहीं रखा,
कोई बंदा आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, इफ समवन इज नॉट रेडी टू लिसन यू, तो आप अपने प्रोफेशन में सेल कैसे करेंगे, आप अपनी प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे? मुनीबा, यहाँ पर कोई शख्स भी आपको नहीं सुनने को तैयार अगर आप उनकी अट्रैक्शन के मुताबिक बात नहीं करते। ये जो टॉपिक आप चुनते हैं, ये क्यों चुनते हैं? कि उन लोगों के लिए जो सुन रहे हैं उसको फायदा मिले। अगर आप ऐसे टॉपिक्स या ऐसी गुफ्तगू शुरू कर दे जो इनके अगेंस्ट हो, तो आपको कोई नहीं सुनेगा। बिल्कुल ऐसे। सो बहुत जरूरी है कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करें। उसके अंदर सिर्फ आपका लिबास नहीं है, सिर्फ आपके शूज नहीं है, उसमें आपके एटिकेट्स हैं, उसमें आपके अतवार हैं, उसमें आपका चलना फिरना, उसमें आपका देखना, उसमें आपका बात करना, उसमें आपका लिसन करना। कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल में कहते हैं 90% कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में 90% लिसनिंग है, 10% डूइंग है। फिर देखिए कि जो हम बोलते हैं वो जस्ट 10% ऑफ द कम्युनिकेशन है। जो हम नहीं बोलते, वो पुराना गीत था ना, आंखें कहती हैं वो बातें जो हम कह नहीं पाते। आंखें सहती हैं वो बातें जो हम सह नहीं पाते। क्या बात है? जो हमारी आई है, ये सबसे बड़ी कम्युनिकेशन है। कुरान मजीद की आयत को याद रखिएगा। कुरान कहता है जिसकी आंख में हया नहीं वो अपनी मर्जी करे, यानी वाहिद शख्स जिसको खालिक़ कायनात ने अपने से अलग कर दिया वो शख्स है जिसकी आंख में हया नहीं। बड़ा मजेदार वाक्य आपको सुनाता हूँ। खलील जिब्रान जो हैं वो एक जगह स्पीच कर रहे थे फ़लस्तीन में। खलील जिब्रान जो बहुत मशहूर फिलासफर हैं, उन्होंने एक जुमला बोला। उन्होंने कहा, मैंने एक औरत की आंखों में देखा और उसकी आने वाली 7 नस्लों को पहचान गया, जबकि मैं उसे नहीं जानता था। उस औरत ने मेरी आंखों में देखा और मेरी पिछली 7 नस्लों को पहचान गई, जबकि वो भी मुझे नहीं जानती थी। कोई मेरे जैसा नालायक भी बैठा, उसने हाथ खड़ा किया, उसने कहा, सर आपकी बात समझ नहीं आई। कैसे हो सकता है एक मर्द औरत की आंखों में देखे, आने वाली 7 नस्लें पहचान ले, औरत मर्द की आंखों में देखे, उसकी पिछली 7 नस्लें पहचान ले? सुनिए उस अजीम इंसान का जवाब। उसने कहा, जब एक मर्द एक औरत को देखता है, औरत की आंखें हया से झुक जाती हैं, तो पूछना नहीं पड़ता तुम्हारी औलाद कैसी होगी, पता चलता है कैसी औलाद को जन्म देगी। और जब औरत मर्द को देखती है और मर्द की आंख शर्म से झुक जाती है, तो औरत को भी पूछना नहीं पड़ता मेरा बाप कौन था, दादा कौन था, लकड़ दादा कौन था, परदादा कौन था। सो एक आंख के अंदर कम्युनिकेशन, ये भी ग्रूमिंग है, ये भी ग्रूमिंग है। फिर सलाम लेना, नाम बिगाड़ना ना, अच्छे नाम से पुकारना, फिर शुक्रिया अदा करना, फॉरगिवनेस करना, ये सारी ग्रूमिंग के ही पार्ट्स हैं। फिर किसी के साथ तारफ हो, खड़े होकर तारफ करना, वो आपका तारफ कराने खड़े हो जाए, फीमेल आई खड़े हो जाए, खड़े होकर तारफ करें, खड़े होकर उनसे बात करें। इसी तरह से अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना, सलाम में हमेशा पहल करना, जाते हुए खुदा हाफिज कहकर जाना, कोई अच्छी दुआ देना, किसी को देखकर ये कहना आज आप अच्छे लग रहे हैं, उसका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। ये दुआ देना बहुत बड़ी बात है, सदका है बहुत बड़ा। अच्छा, ये सारी चीजें ग्रूमिंग के अंदर आती हैं। फिर आपका जो प्रोफेशन है उसमें एक्सेल करने के लिए जो आपको खूबी चाहिए जी। मसला आप एक एंकर है, मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, हमें अपने अपने प्रोफेशन में जो क्वालिटीज़ जो एट्रीब्यूट्स पैदा करनी है वो डेली बुनियादों पर पैदा करें, डेली में और आप सीखें। अच्छा। ताकि हम अपने शोबे में और आगे जाएं। हाँ, ये भी मेरी ग्रूमिंग का हिस्सा है। ओके। फिर मैं वेयर क्या करता हूँ, पहनता क्या हूँ, मेरे ऑर्नामेंट्स क्या हैं, मेरी घड़ी कैसी है, क्या मैंने मैचिंग और उसका ख्याल रखा हुआ है। अच्छा। ये भी ग्रूमिंग है। ओके। फिर क्या मैंने अपने बाल तराशे हैं, अपने नाखून तराशे हैं, क्या मैं प्रेजेंटेबल हूँ, लग भी रहा हूँ कि मैं जिस काम को प्रेजेंट करने आया हूँ। तो ये सारी की सारी ग्रूमिंग है। इसके बगैर किसी भी, वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर, बल्कि मैं तो इससे आगे बढ़कर कहता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग भी मुझे और आपके ऊपर पहला फर्ज ये है कि हम प्रेजेंटेबल हों। मेरे पास किसी ने पूछा कि यार रसूलल्लाह, क्या रोज नए नए रंग बिरंगे लिबास पहनना घुमंड है? अच्छा। आपने कहा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह खूबसूरत है, वो खूबसूरती पसंद करता है। घमंड ये नहीं है, घमंड ये है कुछ ना हो और उस पर मैं दूसरों को कमजोर और खुद को ताकतवर समझूं, ये घमंड है। सो अच्छा लिबास पहनना, अच्छे कलर पहनना, अच्छी गुफ्तगू करना, ये एक तरह से प्रोफेशनलिज्म के लिए नहीं, इंसानी जिंदगी, अपनी पर्सनालिटी के लिए भी बहुत और इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। लेकिन जो ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं काशिफ साहब, आजकल का जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर जहाँ पर भी हम नौकरी कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, टॉक्सिक लेवल बहुत ज़्यादा, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, कह लें कि इधर की बात उधर, सारी चीज़ें, इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है? हाँ मुनीबा, बहुत ही टची क्वेश्चन है कि ऐसे माशरे में, जिसे हम इस्लामी माशरा कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कलमे के नाम पर बना, वहाँ वो सूरत हाल जो आपने अभी बयान की, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए, एक छोटा लिटिल कॉस्मोस होती है, एक छोटा मुआशरा होता है जहाँ मैं और आप नौकरी करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके और मेरे कुलीग हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनकी तालीम, उनका के तरबियत का अंदाज, उनके अदारा, उनकी बरादरी, उनका मज़हब, उनका फ़िका, उनका फ़िरका डिफरेंट होता है।
सारे एक तरह नहीं सोच सकते, आपको मुझे सोचना है कि हमने सबको साथ लेकर चलना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन टाइम के ख़त्म हो गया बिल्कुल टाइम। ये नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर काशिफ साहब से इसके ऊपर भी बात करूंगी और इनसे डिटेल में गुफ्तगू करूंगी। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इस खास तौर पर टॉपिक पर बात करके। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, बस सफाई को निस्फ ईमान कहते हैं और दुनिया के तमाम जदीद शहर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और रोज़गार के मौक़ों के साथ ना सफाई के बेहतरीन निज़ाम से भी पहचाने जाते हैं। और लाहौर पाकिस्तान का दिल है और 1.25 करोड़ से ज़्यादा आबादी का ये शहर भी है और रोज़ाना हज़ारों टन कचरा जो है ना सिर्फ लाहौर में पैदा होता है। और शहर साफ़ होगा तो बहुत से मसाइल जो हैं वो शायद छुप भी जाएँ। तो इसी के पेश नज़र सूबे भर में जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है उसकी तैयारियां फ़ाल होने को हैं और दस्तावेज़ात के मुताबिक पंजाब के कमोबेश 8 करोड़ 60 लाख से ज़ायद रहने वालों के घरों के लिए आउटसोर्सिंग निज़ाम जो है वो फ़ाल होने को है और 8,717 फी टन कूड़ा आउटसोर्स किया गया है। सालाना जो है वो 123 अरब रुपए आउटसोर्सिंग पर खर्च आएगा। पंजाब की आबादी के फीकस मकीन पर जो कूड़ा कलेक्शन पर है वो सालाना 119 रुपये खर्च आएगा और फ़ी घर से जो है ना आउटसोर्स डोर टू डोर 500 रुपये वसूल किए जाने का भी इम्कान है। अब इस हवाले से जो सुथरा पंजाब ऐप है उसकी भी लॉन्चिंग की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। तो लाहौर समेत सूबे भर में जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है वो किस तरह कारामद साबित होगा, इस पर कितनी कह लें कि काम हो चुका है, कितना काम अभी करना बाकी है, इसका क्या रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा, इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है इमरान अकबर। इमरान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। इमरान साहब, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है सुथरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से कि पूरा पंजाब जो है और लाहौर को भी है वो साफ़ सुथरा किया जाएगा। अभी साफ़ सुथरा नहीं है क्या? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वाले से कुछ अच्छी बातें भी होती हैं जो कि आ रही हैं अब सुनने में, क्योंकि ये जो देख थी ये नई हुकूमत नून लीग की आते साल ही जो है वो पकनी शुरू हो गई कि मार्च के महीने में ऐलान किया गया कि लाहौर नहीं बल्कि पूरा पंजाब जो है अब इसको सफाई सुथराई के हवाले से देखा जाएगा। और हमने देखा भी कि हम तो बता ही रहे हैं कि सफाई कहाँ पे हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही, मगर इसके साथ साथ जो है अब पूरे पंजाब में लाहौर की तर्ज पर जो है वो आउटसोर्सिंग निज़ाम जो है वो लेकर लाया जा रहा है और उसके बिल्कुल आखिरी मरहले में जो है लाहौर को भी आउटसोर्स कर दिया जाएगा। अच्छा, अभी तक तो लाहौर का जो है वो कंपनी खुद ऑपरेशनल जो है वो कर रही है और पूरे लाहौर की जो आपके सामने ही है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसको लेकर चल रही है। मगर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ही पूरे लाहौर के साथ साथ पंजाब भर का मॉडल जो है उसको फाल करने के हवाले से जो है तमाम तैयारियाँ की हैं। और इसी तरह जो है अब लाहौर के लिए देखा जाए तो लाहौर बोलता है तो पूरा पंजाब बोलता है और लाहौर में जितनी मशीनरी है, जितना इक्विपमेंट है, इसी तरह दूसरे जो है बड़े ज़िला देखते थे, जब गुजरांवाला हो गया, मुल्तान डिवीज़न हो गया, सियालकोट हो गया, साहिवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद, तमाम जो कहते थे कि हमारा भी निज़ाम जो है इसी तर्ज पे आना चाहिए। तो अब वो निज़ाम जो है उधर भी राइज करने की तैयारियां की जा रही हैं और इस वाले से तमाम तर जो मशीनरी है वो डिप्यूट की जा रही है। और आज के बाद जो है वो कल के रोज़ जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ इसका बाकायदा इफ्तिताह करेंगी ताकि जितने भी लाहौर के अलावा अजला हैं, तहसीलें हैं, 103 तहसीलें हैं, टोटल 135-37 बनती हैं। अच्छा। मगर 103 तहसीलों में फिल फोर जो है इसको काम को शुरू किया जा रहा है, जिसमें 2 डिवीज़न ऐसे हैं जिसमें अभी तक टेंडरिंग नहीं हुई। अच्छा। और साथ साथ ये भी चलते रहेंगे। इब्तदाई तौर पर टोटल जो पंजाब की जो मकीन है वो 12 करोड़ से ज़ायद है, मगर अभी देखा यह जा रहा है कि ये जो 103 तहसीलें हैं जिसमें मकीन रहाइश पजीर हैं ये 8 करोड़ से ज़ायद हैं। तो इन पर जो है इनके लिए जो है तमाम तहसीलों में सफाई सुथराई का इंतज़ाम जो है वो राइज कर दिया गया है। लाहौर की 12 तहसीलें हैं, लाहौर डिवीज़न की सॉरी, तो लाहौर डिवीज़न की जो 12 तहसीलें हैं इन पर भी जो है इनको भी आउटसोर्स कर दिया गया है। अब सबसे पहले तो कंपनी के बिहाफ पर इसको ज़ीरो बेस किया जाएगा,
कल के इफ्ताह के बाद और उसके बाद जो है 2-3 माह इसको ज़ीरो वेस्ट करने को लग जाएंगे और फरवरी के महीने से जो है बाकायदा तौर पर इसका आउटसोर्सिंग का निज़ाम चलना शुरू हो जाएगा। मगर अच्छा, हमारे देखने वालों को बताएं कि आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है। जब आउटसोर्स होगा तो LWMC फिर उसके बाद काम नहीं करेगा, ये अथॉरिटी जो ये इदारा ये काम नहीं करेगा, ये फिर कोई और काम करेगा? देखिए लाहौर शहर में तो LWMC है, हाँ जी, बाकी डिवीजन्स में उनके हिसाब से होगा। उनका असिस्टेंट कमिश्नर जो होगा, DC जो होगा उनका, वो उनके बाकायदा तौर पर कमेटी के मेंबरान होंगे। आउटसोर्सिंग से मुराद ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया गया, अच्छा, इसका आउटसोर्स कर दिया गया है। पहले तो अभी तो जो लाहौर का सिस्टम है ये अभी तक जो है आज के दिन तक जो है वो कंपनी खुद चला रही है। हाँ जी, ये आउटसोर्स नहीं है। आउटसोर्स ये 2020 तक था, आपको याद होगा। तुर्किश कंपनी इसको चला रही थी और उसके बाद इन्होंने इसको खुद से जो है वो चलाना शुरू कर दिया और अब तक जो है ये खुद ही चला रहे हैं। सही। तो जो सूरत हाल ये है कि अब जो पंजाब में तमाम लाहौर के अलावा अजला हैं इनको आउटसोर्स कर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट कर इनका दे दिया गया है, मगर किसी बाहर के मुल्क की कंपनी को नहीं दिया गया। अच्छा। पंजाब के मकीनों को ही दिया अच्छा, गया, ठीक है, इधर ये के अपने ही लोगों को दिया गया है। रोजगार बांटा ठीक गया, है, ओके। जिससे जो है 1 लाख से ज़ायद HR ह्यूमन सोर्स बढ़ेगा, ओके। भर्तियाँ होंगी लोगों की, बल्कि ठीक हो गई है। हैं काफ़ी ज़्यादा, मगर अभी ज़्यादा इसके साथ साथ चल रहा चलें, है। that's अच्छा, ये एक अच्छा गुड जेस्चर है ये, और इस वाले से देखा जाए तो इससे कहते हैं कि ना होने से होना बेहतर है। कुछ होना तो बेहतर है, अब ये सिस्टम जो है, जिस तरह लाहौर शहर की लाहौर वेस्टमेंट बैंक कंपनी को अब 12 साल हो गए हैं, 2012 में आई थी, 2024 जा रहा है, तो ये भी जो है वो अब चलना शुरू हो जाएंगे। इनके भी लूप होल्स आएंगे, इनके भी ड्रॉबैक्स आएंगे, खला आएगी, उसको पूरा किया जाएगा, भागदौड़ होगी, मशीनरी बढ़ती जाएगी, सिस्टम में आ जाएंगे। और अच्छा। ये एक अच्छा सिस्टम हो जाएगा कि दूसरे शहरों में भी जो है वो कूड़ा मैकेनिकल स्वीपिंग जो है उनके शहरों में भी आ जाएगी। देखिए आपके पूरे पंजाब में 58,000 मैट्रिक टन कूड़ा जो है वो रोज़ाना उठाया जाता है। 58,000 मैट्रिक टन। जब ये रिपोर्ट आई तो उसमें पता लगा कि 37,000 मैट्रिक टन कूड़ा उठाया जाता है और जिसमें 6,000 लाहौर का ही है। अच्छा। और बाकी का सारा जो है प्लाटों की नज़र हो जाता है, मैदानों की नज़र हो जाता है। अच्छा। और जब भी जिस शहर में जाते हैं वहाँ पे शॉपर जो है आपकी गाड़ियों पे आके गिरते हैं, हवा चलती है तो उसमें बाकायदा तौर पर आलूदगी शो होती है। तो ये तमाम जो उनके तालाब, उनके जितने भी प्लाट्स होते हैं, खुले मैदान होते हैं, वहाँ पे ये तमाम गंदगी की ढेर कहीं पे भी जाएं तो नज़र आते हैं। फुजला भी नज़र आता है। तो इसी बिहार पर वज़ीर आला पंजाब ने ये मैंडेट जो है वो टास्क दिया तमाम जितने भी अफसरान हैं, जिसमें वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक हैं, अच्छा। सेक्रेटरी बल्दियात तशकील अहमद मियाँ हैं, CEO LWMC बाबर साहब दीन हैं। इन्होंने मिलकर आपस में जो है ये मैकेनिज़्म तय किया। इसके ऊपर रोज़ की रोज़ मीटिंग चलती रही हैं, कम अज़ कम ये सैकड़ों मीटिंग्स हो चुकी हैं तकरीबन ये 6 माह में। और उसमें फिर ये बिडिंग हुई, फिर आउटसोर्सिंग के निज़ाम के लिए मदऊ किया गया कॉन्ट्रैक्टर्स को। वज़ीर आला पंजाब ये निजी होटल में माल पर भी आई, यहाँ पर इन्होंने इफ्तिताह किया, मशीनरी को देखा किस तरह की सूरत हाल होगी, तमाम कॉन्ट्रैक्टर से उन्होंने बातचीत भी की और उनको बताया कि इनको हौसला भी दिया कि आपने हिस्सा लेना है, आपने पंजाब में तरक्की के लिए ये सारा सिस्टम किया जा रहा है। अब ये तमाम जितने भी सिस्टम है आउटसोर्सिंग का, इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट 1 खरब 23 अरब जो है 123 अरब जो है ना वो देने जा रही है। सालाना ये पैसे देने हैं उन्होंने। सालाना देखें पूरा पंजाब है। अब हाल ही लाहौर की अगर बात करें तो यहाँ पे 20 अरब लग जाता है साल का। तो वो अब इस पूरे पंजाब के लिए अलग अलग तहसीलों को अब ये कर ये रहे हैं कि जैसे ये निज़ाम स्टार्ट होता है, इसको ज़ीरो बेस पे लेकर आते हैं, तो उसके बाद ये फरवरी के बाद जो है रिकवरी भी करना शुरू कर देंगे। रिकवरी से मुराद ये है कि दूसरे जिला में टैक्स की मद में ना ये फी घर कोई 400-500 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है 500 रुपया लेने के 500 रुपया कमर्शियल कोई 1000 के करीब जो है ये लेना शुरू करेंगे। कोई देगा कोई नहीं देगा। इनके ख्याल में इनिशियली तौर पर ये 50% लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये मतलब ये लोग काम कैसे करेंगे? क्या ये डोर टू डोर घर से जाके कूड़ा इकट्ठा करेंगे? कलेक्शन किस तरह होगी कूड़े की? क्या मामला होगा? ये सूरत हाल ऐसे है कि अभी फर्स्ट फेज में तो ये आउटसोर्स करने जा रहे हैं। हाँ। उनके जेडीज जो हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो इस तरह से रखी गई है कि आपने जाना है, सफाई करनी है, जिस तरह से लाहौर शहर में भी डोर टू डोर नहीं हो रही। अच्छा। यहाँ पे भी अब 2 माह पहले जो है
ये अहकाम दिए गए। आपको याद होगा, हमने पीछे भी एक स्टोरी देखी थी कि आपके डोर टू डोर क्यों नहीं कर रहे। आपका जो आपका MOU साइंड है वो डोर टू डोर है। अब ये जैसे ही ये कल होगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि लाहौर शहर में भी डोर टू डोर होना शुरू हो जाएगा। अब डोर टू डोर होने का मकसद ये होता है कि आपने नॉक किया दरवाज़ा, आपके घर से जो है वो जितना भी कूड़ा होगा वो उसको कलेक्ट करेंगे। कलेक्शन के बाद आहिस्ता 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 जब ये काम स्टार्ट हो जाएगा तो लाहौर शहर में भी जो है फ़ी घर जो है वो टैक्स, जारी बात है, जब डोर टू डोर होगा फिर ये होगा जब ये टैक्स का सिस्टम शुरू हो जाएगा। टैक्स से मुराद बिल का सिस्टम हो जाएगा, जिस तरह वासा का बिल है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है। जब ये 500 रुपया शुरू हो जाएगा जितने भी मार्जिन के साथ, तो फिर ये होगा कि जिसके घर से वो कूड़ा लेंगे उसको पता होगा कि मैं पैसे दे रहा हूँ। और वो जिस तरह केबल के पैसे देते हैं, इंटरनेट के पैसे देते हैं, तो ये कोई नॉमिनल जो है ये फीस है, जिससे ये होगा कि कंपनी के पास खुद से जो है वो एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक मौका मिल जाएगा। हाँ जी, उसको वो पंजाब गवर्नमेंट जो उसको पैसे देती है हर साल 20 अरब लाहौर को, पूरे पंजाब को 123 जो है अरब देने जा रही है। तो वो फिर उसकी ना 50% मार्जिन से इनके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। लाहौर के 15 लाख घर हैं, अगर फ़ी घर पर 500 और मार्केट पे फ़ी दुकान पर 1000 रुपया लग जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर यह है कि उससे डोर टू डोर कलेक्शन से ये होगा कि आपका जो एक मैकेनिज़्म है कि कूड़ा घर के बाहर पड़ा हुआ है, दुकानदार ने घर अपनी दुकान के बाहर कूड़ा रख दिया है, तो वो ये होगा कि उससे ये भी पता चल जाएगा कि कूड़ा किस नौइयत का आ रहा है। ठीक है, अभी तो ये होता है ये सारा ना मिक्स हो जाता है। फिर देखें दुनिया भर में 3 तरह के जो है वो उनको अलग अलग किया जाता है, रेड, ग्रीन और येलो। तो उसमें आपकी सब्जियां अलग होती हैं, आपके जो घर के जो जितना भी फुजला अलग होता है, तमाम तर चीज़ें जो है वो अलग अलग पूरी दुनिया में ऐसे ही है। अगर ये मॉडल यहाँ पे राइज कर दिया जाता है तो कोई दूसरी बात नहीं है कि आपका जो है लाहौर शहर में ये जो इसका साइट है, डंप साइट, वहाँ पे जिसको हम कह देते हैं कि आलूदा हो चुकी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लेकिन एक इन प्रोसेस भी तो आना चाहिए ना, ये ना हो कि पैसे आप ले लें लेकिन आप डोर टू डोर कलेक्शन कर ही नहीं रहे हैं। ये भी तो एतमाद बहाल करना है ना लोगों के ऊपर हमने। देखिए मनीबा, ये ना बहुत सारे सालों के बाद जाके होने शुरू होने लगे कि लोगों के घरों से डोर टू डोर कलेक्शन होगी। और अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे बड़ा मॉडल कोई नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वो बस ये है कि आपने वो ये होगा कि एक जो सेंट्री वर्कर होगा उसकी एक तो घर के साथ शनासी हो जाएगी, दूसरा ये होगा कि वो कहेगा भाई बाजी के ये 3 तरह का कूड़ा होता है, इसको अलग अलग कर लें, इनको अब हम अलग से दें, तो ये बहुत आगे कंपनी निकल सकती है। ये तो 123 अरब कुछ नहीं है, ये 123 अरब कुछ भी नहीं है। अगर ये इस तरह से होना शुरू हो जाए तो आपकी बिजली पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये इकट्ठा जब कूड़ा आता है तो ये लीथल बन जाता है। ये किसी में पानी जमा होता है, खराब हो जाता है। जब इन्हें जाकर डंप करना होता है वहाँ पे कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, साइंटिफिक आपकी लैंडफिल साइट नहीं है जो कि बनाई गई थी। माजरत के साथ इतनी बदकिस्मती है कि जो बनाई गई तो जो ख़राब हो गई। अब ये जो लैंडफिल साइट है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। इसके ऊपर आप पहाड़ का पहाड़ बना सकते हैं, इसको साइंटिफिक बुनियादों पर नहीं कर सकते। अच्छा। जब तक आपके लाहौर शहर में लैंडफिल साइट या दूसरे ज़िला में लैंडफिल साइट नहीं होगी तब तक कोई ये निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता, बल्कि बीमारियाँ पैदा होंगी। इसके साथ साथ ये तो अच्छा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, तो इसके साथ साथ इनको लैंडफिल साइट के बारे में भी तो सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं, मगर लाहौर क्योंकि अब तो कूड़ा और ज़्यादा होगा जब आप करेंगे। लैंडफिल साइट की जरूरत ही नहीं है। लाहौर शहर को तो शुमाल, जनूब, मगरिब ये तमाम तीनों कोने लग रहे हैं और इसमें बाकायदा तौर पर आपके पास अगर एक लैंडफिल साइट लक्कुडेर में है तो वो तो एक किस्म का खत्म होने जा रही है। 4, 5, 6 साल खत्म होने नहीं जा रही, हो गई है। मुझे तो लगता है वो इतनी ज्यादा ओवरलोड हो गई है। और चल सकती है इनके मुताबिक, इनकी स्टडी के मुताबिक। आपकी महमूद बूटी देख लें, वहाँ पे गुजरते हैं जब भी तो कितना वहाँ पे माहौल आलूदा नजर आता है, कितनी स्मेल होती है, ताफुन ज़्यादा जो हवा होती है। तो वहाँ पे भी दरख्त लगाने शुरू किए हुए हैं आजकल, उसको भी एक अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, दीवार खड़ी की जा रही है। मगर क्या इसके आगे भी फिर बाद में दीवार शुरू होगी? क्या वहाँ के रहने वाले मकीनों का जो बेड है जहाँ पे पानी उनको जो पीते हैं वो क्या पूरी ज़िंदगी इस तरह ही पानी पीते रहेंगे? ये तो पानी गंदा तरीन हो जाएगा। मकसद ये कहने का है कि लाहौर जो है कंक्रीट भी होने जा रहा है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए जितने भी गाँव मोहल्ले इनको कंक्रीट करने जा रहे हैं। तो आपका आने वाला जो वक्त है लाहौर शहर तो आपके सामने सबोक जब हो तो आपके बारिश भी हो जाए तो कहाँ पे पानी जो है वो 400 पर मीठा मिलता था, अब 900 पर जाकर जो है मीठा मिलता है। फुट 900 फुट पे जाकर, यानी कि इतना बोर किया जाए तो फिर रेत ही आनी है।
नीचे से रेत आएगी तो क्या होगा, आपको पता ही है सारा कुछ पानी के अंदर। अब ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये इंसानों के साथ चलने वाली हैं रोज़मर्रा की। हवा आलूदा है हमारी, पानी नीचे से आपको गंदा होना जा रहा है, खाना पीने सिर्फ की जो हम अशिया है कंक्रीट वो नहीं आलूदा करें, हमें अब सोसाइटीज़ को भी देखना होगा, हमें अब बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा कि हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं किस तरह से डेवलप करनी है। नहीं तो लाहौर जो है वो सेकंड नंबर पर, कराची के पास तो समुंदर है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। यानी कि हमारे पास तो ये एक रावी का बेड था जिसको अब वो भी खत्म हो गया, आप रूदा समझ लेकर लें। जा रहा है। हाँ, तो अगले 10 सालों बाद यहाँ पे भी हमें आबादी नजर आएगी, दरख्त रावी बिल्कुल तो नहीं वैसे ही है। सूखती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आपके 3% दरख्त लगे हुए हैं लाहौर शहर में, जबकि 33% दरख्त लगने चाहिए थे जंगलात की रिपोर्ट के मुताबिक। अब देखिए 3% और 33% में फ़र्क चेक करें। इसीलिए तो फिर देखें ना स्मॉग किस तरह हमारे शहर को वजह फिर यही अपनी है, लपेट में ले लेती जिस है, दरख्त में दरख्त ही ऑक्सीजन नहीं है लेनी है यहाँ वो पर। खुद मिट्टी से भरा हुआ है। कोई यानी कि इतनी मशीनरी किस तरह से होगा, ये नहीं तो इनके पास इनफ मशीनरी है क्या? लाहौर मैनेज ये जो LWMC है ये भी भर्तियां करेगी, क्योंकि इसके लिए मैन पावर भी तो और ज़्यादा चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है लाहौर में। आपको मैं पहले बता रहा हूँ कि लाहौर शहर का तो अब मसला यही है कि आपके रूरल एरियाज़ को इन्होंने गाँव जितने भी हमें लगते हैं ना 30-32 गाँव हैं, उनको इन्होंने चमकाना है। और वहाँ पर आपके सामने रोज़ाना जो है लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं DC लाहौर, वो आपको रोज़ाना दौरे करते हुए नजर आते हैं, ताकि उन्होंने ये एक ही चेक पकड़ा हुआ है जो उनको टास्क मिला हुआ है कि इन्होंने इन जगहों पे पहुंचना है। जब वो इन जगहों पे पहुंचेंगे तो खुद भी कंपनी के बंदे साथ होंगे, वो काम करना शुरू कर देंगे। अब ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो साथ साथ चलेगी, साथ साथ आएगी। मगर मौजूदा सूरत हाल ये है कि जैसे ही ये कल इफ्तिताह होता है तो उसके बाद लाहौर शहर में जो एक्टिविटी होगी वो दूसरे शहरों में भी एक्टिविटी होगी, और इसका सारी सूरत हाल जो है, अब देखिए ना एक ऐप लॉन्च हो जाएगी। ऐप लॉन्च जिस तरह लाहौर शहर में एक ऐप लॉन्च है 1223, तो उसमें जो भी बंदा कॉल करता है उसकी शाम तक कंप्लेन जो है वो हल कर दी जाती है। इसी तरह ये ऐप लॉन्च होगी, पूरा पंजाब उसमें आ जाएगा। मतलब ये कल जो है ना इसको लॉन्च किया जाएगा, कल बाकायदा तौर पर इस प्रोग्राम का जो है ना सुथरा पंजाब प्रोग्राम उसका इफ्तिताह करने जा रही है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़। तो उसके बाद देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है और इस प्रोग्राम के तहत किस तरह जो तैयारियां और जो सफाई सुथराई है वो शुरू होती है। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ सियासी मंजरनामे के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है। तो हमने देखा कि जनाब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो इत्तेहाद का सिलसिला था वो PDM से शुरू हुआ और दोनों सियासी जमातों ने PTI मुखालिफ एक इलेक्शन भी लड़ा। फिर मरकज़ और पंजाब में दोनों पार्टीज़ के दरमियान इत्तेहाद भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर नून लीग को ताने भी दिए गए और गवर्नर पंजाब और बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को वादे भी याद दिलाए। अब समझ नहीं आ रही कि बिलावल भुट्टो मुसलसल ये कह रहे हैं कि हुकूमत अपने वादे पूरे करे। अब ये कौन से वादे हैं जो कि हुकूमत पूरे नहीं कर पा रही है और बार बार जो है पीपल्स पार्टी उनको याद दिला रही है कि आपने अपने वादे पूरे करने हैं। तो उन वादों के ऊपर भी बात कर लेंगे और ओवरऑल क्या सूरत हाल चल रही है, क्या इनका इत्तेहाद मौजूद है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, या कहीं ना कहीं कह लें कि कोई ना कोई लकूनाज मौजूद हैं। इस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ हमजा खुर्शीद मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। हमजा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है हमजा, क्या मामला चल रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान? इत्तेहाद मौजूद है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इत्तेहाद बिल्कुल मौजूद है। हाँ। और मैं पिछले प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि बेसिकली सियासत जो है वो दो जगहों पर होती है, एक अवाम में और एक ऐवान में। हाँ तो ये जो बयानी हैं वो अवामी सियासत के हैं, जो ऐवानी सियासत है वहाँ पर ये सब जो है वो इकट्ठे बैठ रहे हैं, हर चीज़ जो है वो एक साथ है। अब अगर हम कल का जो है वो बयान बिलावल भुट्टो साहब को उठा लें तो वो कहते हैं कि जी हम इस हुकूमत की कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। आपके गवर्नर हैं, सदर आपके वालिद हैं, और उसके अलावा गवर्नर सिंध में हुकूमत आपकी है। फिर उसके बाद ये कहना कि जी नून लीग जो है वो हमारे वादे पूरे नहीं करी। हाँ, उसमें चपकलश कहीं देखने में सामने आती है जब पंजाब की तरफ आते हैं, लेकिन पंजाब में नून लीग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी 200 से प्लस सीटें हैं, इनकी जो है वो सिर्फ 14 सीटें हैं। उसके बावजूद भी फ़ंड्स जो हैं वो दिए जाने की बात की जाती है।
फिर उसके अलावा जो इनके MPs हैं उनको अकोमोडेट किया जाता है, अवाम में बात करने दी जाती है। नहीं तो हम जो है वो हिस्ट्री में अगर देखें तो ये हमने देखा है कि जिनका नंबर छोटा होता है वो सिर्फ खड़े रहते हैं और एहतजाज करते रहते हैं। जो मुस्तफ़ा चांग साहब अपने मुंह से कहते हैं कि मैं इस ऐवान में सरापा एहतजाज भी रहा हूँ, इस ऐवान के फ़र्श पे जो है बैठ कर मैंने एहतजाज भी किया जब मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता था। फिर उसके अलावा जो इनके सूबों के मसाइल हैं, जो इनकी काउंसिल्स के मसाइल हैं, वो भी हुकूमत हल कर रही है। लेकिन ये जो वही बात है ना कि जो अवामी बयानिया है वो हर पार्टी को चाहिए, वो एक अलग होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। अब कल बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हम इस कैबिनेट में अपनी मर्जी से शामिल नहीं हुए, हालांकि वो हिस्सा हैं पावर का। फिर उसके अलावा जब उन्होंने ये कहा कि हमें ये ताकत दी गई कि हम डिसाइड करें कि कौन गवर्नमेंट में बैठेगा। तो हमजा पहले तो मुझे बताएं वादे कौन से हैं जो कि हुकूमत या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरे नहीं कर रही, कौन से ऐसे वादे हैं? इसमें आप मुझे बताएंगे कौन से वादे आपको नजर आते हैं जो पूरे नहीं है? गवर्नर आपके हैं, गवर्नर आपका, सिंध में हुकूमत आपकी है, सदर आपके हैं, इसके अलावा जो चेयरमैन सेनेट हैं वो आपके हैं। इसके अलावा और हुकूमत क्या वादे करेगी? कौन से ऐसे सीक्रेटली वादे इन्होंने किए हैं? देखिए, जब ये कैबिनेट तश्कील दे रही थी तब एक बात जो है वो बहुत ज़्यादा चहम गोई हुई थी कि जो एक्सटीरियर मिनिस्टर हैं वो बिलावल भुट्टो को जो है ऑफर दी गई है। लेकिन अब आप उस पर खुद कहते रहते हैं कि हम असूली तौर पर जो है इनके साथ शामिल नहीं हुए ताकि इनको खुला मैदान मिले। फिर उसके बाद आपके पीछे रह जाता है पंजाब, क्योंकि सिंध में इनकी अपनी हुकूमत है, बलोचिस्तान में इनकी कोalition हुकूमत है। तो पंजाब में जो है वो इशू ये है कि कुछ तकर्रियों का मामला है और कुछ उसके अलावा जो है जो काउंसिल्स के मामले हैं जहाँ पर सड़कें वगैरह जो मतलब तरक्याती काम शाम होते हैं। तो ये हुकूमत का जो है वो वतीरा होता है कि वो मतलब जिसको कहते हैं सींग फंसा के रखना। तो ये अवामी तौर पर अगर ना फंसाए जाए तो इनको बयानिया जो है वो नहीं मिलता। अब इसमें आप ये देखें कि कल भी जो बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर हुई उसमें उन्होंने 18वीं तरमीम को ऑन किया, लेकिन 26वीं तरमीम को ऑन नहीं किया। लेकिन अगर आप उसी चीज को देखें कि सबसे ज्यादा जो आगे थे और मुलाकातें भी जो हो रही थी वो उसमें बिलावल भुट्टो सरदारी थे। तो ये देखें कि जो अवामी बयानिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अब ये 26वीं तरमीम इतनी ज्यादा जो कहते हैं डर्टी हो चुकी है कि जब ये आगे इलेक्शन आएगा तो ये गले पड़ेगी कि मतलब वो उसके ऊपर बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन इलेक्शन कैंपेन में कभी भी नहीं करेगी। वो यही कहेंगे कि जी, जैसे वो अभी भी कहते हैं कि हमारा हुकूमत में बैठना जो है शौक नहीं है, मजबूरी है। अगर आपकी मजबूरी है तो आप इतने सारे जो ओहदे लेकर बैठे हैं आप वो ना लें, आप छोड़ दें। आप जो है वो एक ओहदे की जिसको कहते हैं कि एक वर्थ एंजॉय कर रहे हैं, वो आप ना करें। आप कहें जी हमारी मजबूरी है, हम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हालांकि करने को और बहुत कुछ हो सकता है। जब एक पार्टी अगर आप राजी नहीं है तो आप ऑपोजिशन में आ जाएं, ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग करें। और जब आप एक पार्टी से जो है वो 3/3 अक्सरियत 2/3 अक्सरियत छीन लेते हैं तो उसके बाद बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो जो अवामी बयानियाँ हैं, वो इलेक्शन कैंपेन है, वो जब तक नहीं मिलता, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो हर इलेक्शन जो है पाकिस्तान में वो एक बयानिए पर ही सीट मिली है, उसके अलावा सीट नहीं मिली। जो आपने लास्ट इलेक्शन देखा है उसको तो आप छोड़ ही दें, उससे जो पिछला इलेक्शन है उसमें क्या था कि मैं इन सबको पकड़ूंगा, मैं इन सबको रुलाऊंगा। अगर वो बयानिया ना होता तो यहाँ पर आप मुझे बताएंगे किसको आप वज़ीर आज़म देखते? आपको वहाँ पर इस वक्त इस मुल्क में वज़ीर आज़म बगैर बयानी के आज तक मिला ही नहीं है। आप सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को देख लें, जब वो पहली दफ़ा बने थे तो वो भी एक बयानिए पर बने थे। उसके अलावा आप नवाज शरीफ साहब को देख लें, वो जब भी हुकूमत पे आए हैं वो किसी बयानिए पे आए हैं। आपके जो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं वो भी बयानिए। तो ये एक अवामी बयानिया है जिसमें बेसिकली वो शो ये किया जाता है कि हमारे में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, हमारे में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि इसमें मसाइल आपको नज़र कहाँ पे आते हैं? अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी मसला निकलेगा तो वो यही निकलेगा कि पंजाब में तकर्रियों का जो है वो मसला है, और वो जब तक वो उसको अवाम में नहीं लाया जाएगा तो वो मुशावरत के लिए नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म साहब आते हैं, मशावरत की कमेटी बैठती है, 10 बातें इनकी मानी जाती हैं, 8 बातें उनकी इग्नोर हो जाती हैं। उसको वो जो है वो अगले अवामी बयानी के लिए रख लिया जाता है। कोई स्पीच आती है उसमें फिर जो है वो उंदिया दिया जाता है कि जी मतलब ये है कि अवाम को भी खुश रखा जाता है और वहाँ पे इत्तेहाद को भी खुश रखा जाता है। बिल्कुल। अब देखिए, अब बात है कि आप एक हुकूमत में हैं और आपके पास कोई मेजर रीजन नहीं है। सही। तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें आपने बयानिया तो देना है उसमें, क्योंकि हमारी जो बतौर पाकिस्तानी कौम, मैं भी अगर मैं किसी लीडर को फॉलो करता हूँ, जब तक उसका मुझे एक विजन नजर नहीं आता मैं उसको फॉलो कैसे करूंगा? तो वो जो एक विजन है कि हम फ्यूचर में क्या करने जा रहे हैं वो उसको साथ साथ रखा जाता। पुराने को बेशक रगड़ा दिया जाता, आज तक जो है वो रोटी कपड़ा मकान को रगड़ा
null and दिया जा void, रहा है, वो तो अब कहीं नजर ही नहीं आता है। वो जो वोट को इज्जत दो उसको आज भी रगड़ा दिया जाए, लेकिन जो एक नया विजन है जिसको नई चीज़ कहा जाता है वो हमें जो है वो नज़र देने के लिए जो ये कहा जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, हम मजबूरियों की वजह से बैठे हुए हैं। सही। आप अगर मजबूरियां हैं तो आप ओहदे छोड़ दें, बिल्कुल लेकिन ऐसे वो ही भी है। छोड़ने वो को भी तैयार नहीं नहीं छोड़ने हैं, है। अब obviously, अगर हाँ। तकर्रुरी का मामला है तो वो जाहिर सी बात है मुशावरती हाँ, वो कमेटी मुशावरती बैठेगी, बैठकर अगर आप 10 तकर्रुरियां चाहते हैं उसमें से 7 उसमें मिल से 7 हो जाएंगी जाएंगी तो तो वो बात वो well भी and खत्म good हो है, जाएगी। कुछ आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, कुछ वो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। अच्छा, जो दूसरी जमात है पीटीआई, उसमें भी हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात जो है वो तूल पकड़ते जा रहे हैं। जब से ये इस्लामाबाद वाला एहतजाज जो है उसके बाद से बहुत सारे इस्तीफ़े हमारे सामने आए हैं, तो क्या वजूहात हैं कि इतने इख्तलाफात होते जा रहे हैं, मतलब स्कैटर्ड होती जा रही है पीटीआई खुद ही? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशू वही है जो हम बार बार कहते रहे हैं कि वो लीडर लेस जमात है। हर कोई लीडर बनना चाहता है, हर कोई जो है वो बानी की कुर्सी पर आना चाहता है, लेकिन किसी में इतनी अहलियत नहीं है। नहीं अभी तो बुशरा बीबी है तो सही है जो कमान संभाल रही है। देखें, कमान संभालना तब होता है कि जब आपके पीछे लीडरशिप खड़ी हो, क़यादत खड़ी हो। अच्छा। आप अगर कल का सुने तो अली मोहम्मद खान साहब का जो है वो एक वॉइस नोट मंजर आम पर आया जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मरूसी सियासत है उसके लिए इमरान खान साहब जो है वो कभी भी नहीं माने थे। अच्छा। तो वो मरूसी सियासत में किसको कह रहे हैं? बुशरा बीबी को कह रहे हैं। वो उस ऑडियो नोट में डायरेक्टली जो है वो अलीमा खान साहिबा को कह रहे हैं कि वो मेरी बहन है, लेकिन उनका जो ऐलान था, क्योंकि जो ये ऐलान था वो अलीमा खान ने किया था। फिर उन्होंने बाकायदा ये भी बताया कि हमने जाकर शिकायत भी की थी कि ये ऐलान जो है वो पार्टी की जानिब से आना चाहिए था। तो जो हम पंजाब में बताते रहे हैं कि टूट फूट का शिकार है, एक एमपीए दूसरे एमपीए को बुलाने को तैयार नहीं, वो बेसिकली ऊपर से मामला जो है वो नीचे आता है। तो ऊपर भी जो है वो धड़ेबंदी है, और अब जो मेन इशू, अब तो क़यादत की धड़ेबंदी थी वो पीछे रह गई है। अब बेसिकली क़यादत और मरूसी सियासत जो है उसके बीच में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जंग जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुनने में ये आया कि बुशरा बीबी जो है वो क़यादत को बुला कर उनसे जो है वो पूछती रही है कि हमें हिसाब किताब दिया जाए, आप आगे क्या करने जा रहे हैं, उसके अलावा क्या। और यही मामला जो है वो क़यादत इमरान खान के पास भी जेल में लेकर गई है कि हम आपको जवाब दें, आपकी अहलिया को हम जवाब दे नहीं है। जिस पर जो ये मुसद्दका ज़राए हैं वो कहते हैं कि इस पर इमरान खान भी एग्री किए हैं। अच्छा। कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आगे से कोशिश करूंगा। और उसके अलावा लेकिन बुशरा बीबी को तो क़यादत संभालने का इमरान खान ने ही बोला होगा ना, ऐसे नहीं, तो नहीं हो सकता कि वो खुद ही फ्रंट फुट पर आके खेल रही हो। आपको अगर मैं बताता चलूं तो ये भी इंकशाफ हो चुका है कि पहली बात ये कि इस्लामाबाद धरने की कॉल डी चौक की कभी भी नहीं थी। अच्छा। उसके अलावा धरने में बीबी की शिरकत की इजाज़त नहीं थी। जब ये लोग दौराने धरना एहतजाज जब शुरू हुआ तब ये लोग गए हैं, और तब बताया गया है कि बुशरा बीबी जो है वो लीड कर रही हैं। तब ज़राए के मुताबिक जो है बानी पीटीआई इस बात पे हैरान थे कि अच्छा वो भी आई हुई हैं। ये उनका आगे से जवाब था। तो आप ये देखें, अब मसला ये है कि क्योंकि लीडर जो है वो उससे मिलने में तंगी होती है, उससे इंस्ट्रक्शंस लेने में तंगी होती है, तो जाहिर सी बात है अब जो वो ख़ानदान वाले हैं वो आकर अपना जो है वो एक ढोंस जमा लेते हैं कि भाई हमारा भी हक है, हमारे भी मसले हैं। तो जाहिर सी बात है उसको क़यादत कभी भी उनकी अहलिया को मना नहीं कर सकती, ताकि आगे जाके उनको भी जो है वो सरजनिश देखने में ना मिले। तो वो चीज़ें जो है वो एक इकट्ठी होकर चल रही हैं, और जो टूट फूट है वो बढ़ती जा रही है। तो ये कह लें कि जिस मौरूसी सियासत की बात की जाती थी, अब कहीं ना कहीं पीटीआई में भी वो चीज़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो पीटीआई की क़यादत के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पीएमएलएन की बात की है, पीपल्स पार्टी की बात की है कि वो भी एक पेज पे है या नहीं है, उस पर बात की है हमने। हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद है। हमजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी समेत बोर्ड हुकाम की टीम जो है वो कुछ देर पहले ही दुबई से वतन वापस पहुंची है। और पीसीबी ज़राए के मुताबिक ये पता चला है कि दुबई के दौरे के मौके पर ना चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर कई अहम मुलाकातें भी की हैं, और पाकिस्तान ने आईसीसी को अपनी शराइत भी पेश कर दी हैं। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया जो कि करता है प्रोपेगेंडा, उसने वहाँ पे शुरू कर दिया कि जनाब पाकिस्तान जो है अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो गया है और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गया है, यानी कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के किसी हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेगा, और इस मौक़िफ़ पर सवालात उठ गए। पाकिस्तान में क्रिकेट की बड़े पैमाने पर आपको पता है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर वापसी की उम्मीदों पर भी सवाल है। लाहौर मेज़बान है चैंपियंस ट्रॉफी का,
इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब यह है कि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय प्रोपेगंडे को भी मुस्तरद किया है और कहा यह जा रहा है कि बोर्ड अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि पाकिस्तान जो है वो मेज़बानी करेगा और आईसीसी को उन्होंने अपने मौक़िफ़ से आगाह भी किया है। और भारत जो है ना ये झूठा प्रोपोगंडा अपना रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने जो ना वो दस्तबरदार हो गया है। तो इस पर बात कर लेते हैं कि ये क्या मामला है और क्या हमने हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लिया है या नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू द मीडिया ऑफ इंडिया कि वो ये चहमगोइयाँ कर रहे हैं। तो इस पर बात कर लेते हैं। काशिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। काशिफ साहब क्या कहेंगे, हमने तो यहाँ पे तैयारियाँ शुरू कर ली, मतलब स्टेडियम चमकना शुरू हो गए। 20-25 दिन तक आपको पता है कि हमारा तो कज़ाफ़ी स्टेडियम भी कह लें कि फंक्शनल हो जाएगा। वहाँ पे भारतीय मीडिया पागल हुआ पड़ा है, कह रहा जी वो जो पाकिस्तान है वो तो पीछे चला गया है, उसने तो दस्तबरदार हो गया अपने उससे। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा होता क्यों है। अच्छा। जब भी कोई पाकिस्तान में इवेंट होने वाला होता है तो उनको क्या प्रॉब्लम आ जाती है, उनको क्यों आग लग जाती है और उनको ऐसा हो जाता है कि बस वो जैसे वो एक ना अंगारों पे ना जैसे उछलता रहता है बंदा। तो इसका पहले क्यों नहीं हल निकाला गया। पहले तो हमारा अपने से ये क्वेश्चन है। अच्छा। वो क्यों इतना तिल मिलाते हैं, उनको क्यों ऐसा हो जाता है कि वो उनको मौका मिलता है और फ़ायदा उठाते हैं। साफ बात है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। दूसरा वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान क्रिकेट में टॉप पे चला जाए फाइनेंशियली तौर पे भी। तो सीधी सी बात है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि यहाँ पे पीएसएल इतनी खूबसूरती से होती है, बायलैटरल सीरीज इतनी खूबसूरती से हो रही है और यहाँ पे जो भी कंट्री या जो भी प्लेयर आ रहा है वो खुशी से वापस जा रहा है। अभी यहाँ पे सिख यहाँ पे आए हुए हैं अपनी यात्रा पे, उसको उनको ये चीज़ उनको हजम नहीं होती। सबसे पहली बात ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेना चाहिए कि ऐसा होगा और आइंदा उनकी जरूरत भी नहीं होएगी ऐसा कुछ कहने कि वो दोबारा से इस तरह का मामला लेकर और आए। दूसरी बार के इतने अरसे के बाद, कम से कम 1.5 दहाई के बाद पाकिस्तान में आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। आईसीसी के 2 ही तो इवेंट हैं, चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप। बाकी सब तो बायलैटरल सीरीज हैं, एशिया कप है, ट्राई सीरीज है, 4 नेशन है, लेकिन उसमें ही कि उनको प्रॉब्लम होती है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहली बार उनकी हिस्ट्री में हुआ है कि वो चेयरमैन है जिसके पास डिसीजन पावर है। जिसे ये नहीं कहने कि मैं अबू से पूछ के बताऊंगा या मैं ये पता करके बताऊंगा, मीटिंग कर लेते हैं फिर मैं मशवरा कर, जो है ना वो फैसला ले रहे हैं। होना भी ऐसे चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमाऊ पूत है, तो कमाऊ पूत के बाद अगर डिसीजन पावर नहीं होगी तो फिर किसके पास होगी। तो अब अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया मोहसिन नकवी साहब ने। मजा आया कि उन्होंने हर 8-10 दिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और अपने मौके पर डटे रहते थे। असल में वो क्रिकेट बोर्ड की नहीं पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे एज ए वजीर दाखिला भी, कि यार हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये डिसीजन हम क्रिकेटर्स को भी पसंद आया कि हम ही क्यों खेलने जाएं वहाँ पे। वो लोग भी आए, नहीं वो आए, और वो किस चीज का मतलब कि वो चिकन हार्टेड है। दुनिया का अगर आपका मीडिया स्ट्रॉन्ग है तो प्लेयर भी तो स्ट्रॉन्ग भेजो ना। चिकन हार्टेड में बदल गड्डी के अंदर वड़ जाते हैं, साढ़े कोठे से चढ़ जाते हैं। ये फर्क तो फिर है ना, हम साया मुल्क है तो इसलिए उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। उनके साहब कप्तान सौरव गंगोली ने कहा कि 2000 के पहली दिहाई में मैं आया था और मैंने इतना यहाँ पे प्यार मुझे मिला। उन्होंने साहब का सदर मुशर्रफ की बात की कि उन्होंने हमें ज़्यादा, मैं खुद आके उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ने कहा जी किसी चीज़ की ज़रूरत है वो, तो उन्होंने कह दिया। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आई कि थोड़ी सी मैनेजमेंट प्रॉब्लम आ रही है कि स्ट्रॉन्ग आंखें दिखाएं उनको। अच्छा। और जो आपने अभी बात की कि डिसीजन हो चुका होता है। अच्छा। मेरे ख्याल से क्योंकि क्रिकेट इस वक्त हार्ट बीट है दोनों कंट्रीज की। तो अभी क्या डिसीजन हुआ होगा? हाइब्रिड मॉडल पे गए होंगे। उसका ये होता है कि अब काफ़ी चीज़ों की मिक्सिंग हो जाती है। दे वर जस्ट वेटिंग कि जी कल उन्होंने अपना 4 संभाला है आईसीसी के हेड ने, तो इंडिया का हुआ ना। तो अब वो आके उस हिसाब से भी वो कहे जी कि मैंने एज ए हेड, एज ए चेयरमैन, एज ए प्रेसिडेंट ये वाला डिसीजन लिया है। अच्छा। तो पहले डिसीजन डिसाइड हुई थी तो उसका वो आज उसने 4 संभाल लिया है, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हमारा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। वो दुबई जा चुके हैं, अंडर 19 क्रिकेट टीम को मिले, इंडिया को इस तरह हराया जैसे छोटे बच्चों को हराते हैं। क्या खूबसूरत पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली। पाकिस्तान टीम के सारे मेंबर्स को मिले, अंडर 19 के मेंबर्स को मिले, कोचिंग स्टाफ को मिले, अच्छी सेल्फियाँ हुई सब। उसके बाद वो मीटिंग में अटेंड करने के आईसीसी की। ये वो भूल जाए कि हाइब्रिड मॉडल होगा 100% में। हाइब्रिड मॉडल होगा ही नहीं। वही तो मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है
अच्छा, उसने अपने आप से ही पूछना है। मतलब ये हमें एग्जैक्टली ये अपना कंफर्म, माइंडसेट इसको बना रिकॉर्ड लेना कर लें चाहिए। आप, अच्छा, इसको पूरी दुनिया में फेंक कि दें। हाइब्रिड मॉडल हाइब्रिड नहीं मॉडल होगा। नहीं होता। वो होता क्या है, वो उन्हीं के लिए उनकी कोई होगी, कोई गलत फहमी होगी अच्छा, कि हर बार हो जाएगा, अब नहीं नहीं होएगा। होगा। वो इसलिए कि अगले 3 इवेंट इंडिया में है। हाँ, वर्ल्ड कप है, सबसे बड़ा वर्ल्ड कप वहाँ पर आईसीसी है। के इवेंट्स, हाँ, आईसीसी के इवेंट्स वहाँ पे हैं। अगर एक उन्होंने हमारे चेयरमैन साहब ने कहा पीसीबी के कि वो आएंगे तो हम जाएंगे, एग्जैक्टली, उन्होंने आगे से कहा जी 2672 करोड़ पे तक की ऑफर हो गई। लेकिन इंडिया तो पहले ही चाहता है कि पाकिस्तान ना आए। उन्होंने ऑफर की कि हाइब्रिड मॉडल में शायद इस तरफ आ जाए। 50 करोड़ से शुरू हुए थे, 2672 करोड़ तक चले गए विद इन 3-4 डेज। तो आगे से कहा कि नहीं, मैं इतनी मनना, ऐद की नहीं, ऐद की मैं जितने अड़ी हैं। ये वो वाला हिसाब है। उनको मनाना आता ही नहीं शेरों को। शेर को मनाने का तरीका कुछ और होता है। पाकिस्तान क्रिकेटर्स, पाकिस्तानी इमाम शेर हैं, तो शेर ऐसे नहीं मानता। शेरनी या कोई होर ही मना सकते हैं, तुसी मीडिया ते आके नहीं ना मना सकते। तो इसलिए अब एक फीमेल समझ गई है कि सारे शेर है तो शेर निकली। तो इसलिए ये मैं कहूँगा कि हाइब्रिड मॉडल वो भूल जाए। अच्छा, अब अगर होगा तो एक नई चीज़ कोई सामने आएगी, वो पाकिस्तान की मर्जी की आएगी। अच्छा, ये आपको मैं कंफर्म बता दूं, हाइब्रिड मॉडल नहीं होएगा। पाकिस्तान के चेयरमैन वहाँ पे हैं, तो पाकिस्तान की मर्जी की चीज़ उनको बता दी गई है। लेकिन कुछ खबरें ये भी तो 100% पहले आ है। रही थी ना कि जी कुछ मैचेस जो हैं वो दुबई में खेल लिए जाएंगे, जिसमें इंडिया वहाँ पे खेलेगा और सारा कुछ होगा, और कुछ जो फाइनल के मैचेस होंगे जिसमें इंडिया नहीं होगा। अगर इंडिया नहीं होगा तो वो फिर पाकिस्तान मेजबानी कर लेगा। कुछ ये भी हमारी खबरें आ रही थी। नहीं, आपको मैं बता दूं इसके जो डिसीजन हो चुका है, जो सामने आना बाकी है, वो ये है कि यूएई हमारा पार्टनर बनेगा। ओके, हाइब्रिड मॉडल भूल जाए, यूएई हमारा पार्टनर बनेगा फॉर 3 इयर्स। ओके, एक एमओयू या कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और यूएई बोर्ड का। उन दोनों क्रिकेट बोर्ड्स की आपस में पार्टनरशिप होगी, कोलैबोरेशन होगी कि नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए पाकिस्तान एंड इंडिया का वो पार्टनर होएगा फॉर द क्रिकेट मैच। अच्छा, हाइब्रिड मॉडल भूल जाएं। और पाकिस्तान, अभी हमारा जो इंडिया का मैच होगा वो यूएई में होगा, इस पार्टनरशिप जो के एक तहत। कॉन्ट्रैक्ट के तहत, इस एमओयू के तहत। और उसके बाद इंडिया का जो वर्ल्ड कप है, इंडिया मैच पाकिस्तान से वहां पे खेलेगी दुबई में। एग्जैक्टली, यूएई हमारा पार्टनर बन जाएगा। मतलब फिर पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा, फिर वो 100% दुबई में ही उनके साथ खेलेगा। यूएई हमारा पार्टनर बन जाएगा ना, ठीक है, कि हमारे ओके। मैच वो करवाएगा वहां पे, और इंडिया को बता दिया जाएगा जी कि हम उधर नहीं जाएंगे, और आप इधर नहीं अगर आना चाहते तो यूएई हमारे साथ, हम भी उधर नहीं आएंगे, यूएई में हमारे साथ मैच खेलें। मान लिया ये अच्छा एक हाइब्रिड मॉडल तो नहीं, लेकिन पार्टनर है। लेकिन ढूंढ हमें रहे हैं। पास्ट में भी तो इस तरह की एग्जांपल्स मिलती है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने भी एक दफा मना किया था कि मैं कोलंबो में नहीं खेलूंगा, तो वो उनको पॉइंट्स मिल गए थे, श्रीलंका को मिल ऐसे गए ही थे। है। तो लेकिन नहीं, वो बोर्ड टू बोर्ड का फर्क आ रहा है, क्योंकि अच्छा। वो जो पाकिस्तान इंडिया वो ऑस्ट्रेलिया नहीं हो सकती। हमारा दूसरी तरफ से भी है ना, आई मीन फ्रॉम द बॉर्डर साइड, और दूसरी तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, तो मेरे ख्याल से एक ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म कि अगले 30 साल के लिए प्लान बन के आ जाए। जैसे साउथ अफ्रीका को 20 साल का बैन लगा था, 20 साल क्रिकेट खत्म कर दी गई थी उनकी, 20 साल बाद वो 92 वर्ल्ड कप में कमबैक किया था। तो ऐसा भी कोई डिसीजन होना चाहिए आईसीसी की जानिब से कि ये बातें नहीं होनी चाहिए कि वोटिंग तक हाँ, बात चली बिल्कुल जाए ऐसा ही है। कि क्या हो रहा है। अब देखें अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, ट्रॉफी मतलब पाकिस्तान की सैर at least करके भी हमारे चली जो गई। खेल है उनको तो बॉर्डरलेस रखना चाहिए ना। ये 100% बनता हमेशा ही नहीं जो है। इंडियन पॉलिटिशियन है या पॉलिटिक्स है, हमेशा वो खेल के अंदर उनको लेकर आए ऐसे, हैं, ये और game तो नेगेटिव आपको- रवैया उनकी तरफ से बिहेवियर देखा जाता है हर दफा खेल के मैदान में। नहीं, वो उनको माँ के दूध से मिलता है नेगेटिव बिहेवियर जो है ना। अच्छा, वो पाकिस्तानी कल्चर है, इत्थे जामदे 16 तिखी होती है, उनको ये चीज़ जो मिलती है ना हिंदू को। सिख फिर भी थोड़ा तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, बाकी हिंदू बुजदिल होता है, उसमें कुछ शर्म वाली बात नहीं। इतना मैंने ओवरसीज के साथ मिलके खेला है, वो बिल्कुल वो तुम जोर को होते 2 मिनट बाद कहता भैया क्या हो गया तुम्हें, वो तो कहने की बात कुछ हो रहा है। जो टीवी पर बक करते हैं ना, या आपके सामने आपके साथ भी नहीं खड़े हो सकते, इनका तो बिल्कुल ही बहुत ये बुजदिल लोग हैं। लेकिन बात सारी आ जाती मतलब है हम तो ये कि कह रहे हैं कि strong जो decision- इंडिया की पॉलिटिक्स है ना, उसको खेल के अंदर नहीं लेकर आना चाहिए। किसी को भी नहीं आना गेम को चाहिए। गेम रखना ऐसे ही चाहिए, है। ठीक है, उसको नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी यहाँ पे रहती है ही जो है। देखना चाहती है कि जनाब हमारे 100% इंडियन जो बहन भाई है वो पाकिस्तान आए, बिल्कुल हम ऐसे ही है। उनकी जो मेजबानी करें, ऐसे ही यहाँ पर जो मैदान में आके खेला बिल्कुल ऐसे जाए, ही। वो भी यही चाहते हैं। देखिए, गेम तो वाहिद जरिए है आपस में फ्रेंडशिप करने हाँ, का, पीस बिल्कुल। का मैसेज गेम से जाता है। true। क्योंकि जो एक शोबिस के लोग हैं और जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, ये मिलाते हैं, गवर्नमेंट्स को मिलाते हैं, लोगों को पॉलिटिक्स मिलाते हैं। अपनी जगह Exactly, करें, वो अपनी इख्तिलाफ जगह है, अपनी जगह रखें, 100%। लेकिन गेम को गेम की तरह ही खेलने कभी दें। भी नहीं, कभी भी नहीं होना चाहिए। वो इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से उनका खुद ही एक नेगेटिव इंपैक्ट पूरी दुनिया में चला जाता है। exactly। और हम तो हमेशा ही साथ में होते हैं कि अगर हम जा रहे हैं तो नाइस जेस्चर के लिए वो भी क्यों नहीं यहाँ पे आ सकते। exactly, तो एग्जैक्टली आ उनको आना सकते चाहिए, हैं। और वो आ सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है, जैसे हमारे पास पीछे एक फर्द वाहिद आ गया था कि मेरी मर्जी का काम हो, उनके पास वही उनका जो प्राइम मिनिस्टर है। अब पाकिस्तान में ब्लाइंड वर्ल्ड कप हो रहा है,
उसके सारे मैचेस पाकिस्तान लाहौर में हुए हैं, सेमीफाइनल अभी मुल्तान में चल रहा है। तो एक दिन पहले मेरी मुलाकात हुई ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के जो पाकिस्तान के चेयरमैन, वो वर्ल्ड के भी चेयरमैन है, अच्छा। उनसे मुलाकात हुई और ये लाहौर वाले मैच पे, तो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच पे आई वाज देयर एज ए गेस्ट। उन्होंने मुझे बताया कि यार उन्होंने 24 डेज दिल्ली में कैंप लगाया स्मोक में, क्योंकि दे वर विलिंग कि यार पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान इंडिया का भी फाइनल हो। वो इतने खुश थे आने के लिए, क्योंकि पहले वो 2 बार आ चुके हैं। एक दिन पहले उनको ऊपर से ऑर्डर आ जाता कि यार तुम लोगों ने नहीं जाना। अच्छा, उन्हें भी मना कर दिया और कि वो आपने नहीं जाना और है। सारी टीम्स को वॉक ओवर मिला है। और वो अभी उनको कहते हैं हमारे व्हाट्सएप मैसेज, आप ईमेल को तुम बता रहे हैं कि यार हम मिस कर रहे हैं आप लोगों को लाइव देख रहे हैं। और वर्ल्ड कप लाइव जा रहा है ब्लाइंड का, सोशल मीडिया पे भी, और दूसरे जितने भी हमारे लाइव जा रहा है उनके लिए कितनी है कि यार कि हम लोग ये वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए। इससे अंदाजा लगा लें कि वो कितनी हद तक वो जा चुके कि हैं, वो पॉलिटिक्स कितनी इन्फ्लुएंस हो ऐसे ही रही है। है उसके ऊपर, और वो पॉलिटिक्स को कितना ज्यादा उसके अंदर लेकर आ रहे हैं। तो ये चीजें हमें खुद भी देखनी चाहिए। 100%। हमेशा भारत कोई ना ये इस तरह का प्रोपोगंडा करता ही करता है, कोई भी हमेशा। डिसीजन हो जाए। बिल्कुल। मतलब 3 साल पहले जब इसको डिसीजन लिया गया था कि आईसीसी जो ये चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान मेजबानी करेगा, तो तब क्यों नहीं आपको मसला हुआ? अभी क्यों अभी आके आके आपको आप मसला एट द हुआ है? राइट टाइम आके ताकि आप नुकसान भी ऑन द बचाएं। 11th आवर जो है ना, आप कह रहे हैं जी हमने नहीं आना, नहीं हमें आना, ऐसे ये ही। प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल। और प्रॉब्लम्स भी बहुत ही, मैं कहूंगी कि अजीबोगरीब ना है। होने के जो कोई रीजन, हाँ, जेन्युइन कि रीजन लग नहीं reasons रहा है ही नहीं, genuine बिल्कुल, reasons है ही नहीं है। बिल्कुल बनते ही नहीं है। जो किसी किस्म की उन्होंने बातें की हैं, जो रीजन दे रहे हैं, जो एक ये बता रहे हैं जी ये वजूहात हैं, वो कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि क्रिकेट की टीम पाकिस्तान ट्रैवल ना करे इंडिया की। तो ये मामलात हैं जनाब। और दूसरा, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं, और कज़ाफ़ी स्टेडियम भी ख़ास तौर पर जो है ना उसको तेज़ी के साथ दिन रात बहुत लगा के, बेहतरीन काम हो रहा है। हाँ, उसका बेहतरीन काम हो रहा है और तेज़ी के साथ उसको मुकम्मल किया जा रहा है, क्योंकि लाहौर ने मेज़बानी करनी है। इंशाल्लाह हम ये कह सकते हैं कि करनी है। अगर नहीं भी करेगा तो जो बाकी मामलात हैं उसको भी देख लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि हमने मेज़बानी करनी थी, हम लोग इतना अच्छा जो है ना डिसीजन लिया था। तो हम जो भारतीय मीडिया ने उसको यही लास्टली मैं पैगाम देना चाहूँगी कि आप करें, इख्तलाफ करें, लेकिन थोड़ा बहुत ना आपको मुस्बत पहलू भी दिखाने चाहिए किसी की। खेलों को और पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग रखें, बाकी आप कुछ भी दिखाएं, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। तो खैर, ये सारा जनाब आज का प्रोग्राम था। काशिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त था कि आप यहाँ पर आए। इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।